हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम टू आर क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टेंट्स के बारे में। और कॉन्स्टेंट्स पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट का पता होना चाहिए, वो हम पहले वो रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटर सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? अगर हमें किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट की हमें पोजीशन बतानी होती है तो हम किस कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं, मतलब कुछ वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो उनको ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम। लाइक अगर हम 2 डायमेंशनल की बात करें तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। कोई पार्टिकल हमारा यहाँ पे है तो हम किस तरह से करेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे करके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो हम फर्स्ट जो पॉइंट हमेशा डालते हैं वो एक्स एक्सिस का होगा। अगर ये मानिए यहाँ पे टू पे है तो हम एक्सिस की वैल्यू क्या लिखेंगे? एक्स की 2। और ये वाई का यहाँ पे मतलब 3 पे आ रहा है तो हमारे क्या आ जाएगा? 3 वहाँ पे वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे क्या होते थे? कोऑर्डिनेट होते थे। तो जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे तो कोऑर्डिनेट्स मतलब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताना होता है, ठीक है। अब ऐसे 3D में अगर हम जूम करें, 3D में कितने आ जाएंगे हमारे? 3 एक्सिस, एक्स वाई जेड। यहाँ पे कोई पार्टिकल है तो इसको एस, यहाँ पे क्या होगा? जो अगर ये हमारे x की वैल्यू कुछ भी हो 2 या 3, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे, फिर हम y की मतलब कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे वैल्यूज आई थी इसी तरह से y की भी वैल्यू आएगी और z की भी वैल्यू। तो हमें उस पार्टिकल का ये पता चल जाएगा कि वो किस पोजीशन पे लाई कर रहा है। इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को अब इनकी हम डेफिनेशन देखते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं इस तरह से देखते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमारी डेफिनेशन क्या होगी? कोऑर्डिनेट सिस्टम आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अगर हमें किसी के ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है तो उसके लिए जो हम कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं वही क्या होता है? हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो जितने भी स्ट्रक्चर होती हैं या तो 2D या 3D होती है, ठीक है। तो हम इस अभी सबसे पहले किसकी बात करेंगे? 2D मतलब 2 डायमेंशनल की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि हमारा अगर हमारा पार्टिकल, इसमें हम 2 एक्सिस लेके ही काम करेंगे, एक्स वाई। यहाँ पे हमारा पार्टिकल है, ई पार्टिकल है, और इसको हमने, अब इसको कोऑर्डिनेट 2 तरह से हम बता सकते हैं कोऑर्डिनेट लिए, कि एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं और एक हमारे पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स और वाई। पहले क्या आएगा? एक्स की वैल्यू, फिर हमारे वाई की। अगर हम इसी को हमने पोलर फॉर्म में शो करना हो तो क्या होगा? ये हमारा थीटा जाएगा और ओ और पी मतलब ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आर हो जाएगी। यही हमारे क्या हो जाएंगे? इनके फॉर्म में लिखेंगे तो ये पोलर फॉर्म में रहेगी। मतलब ये तो एक्स वाई हमारे कोऑर्डिनेट हो गए। अब एक्स वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? पोलर फॉर्म में, आर कोस थीटा, वाई आर साइन थीटा। ओके, अगर हमें ओनली यहाँ में आर की वैल्यू बतानी हो तो क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर और ऐड कर देंगे और हमारी वैल्यूज क्या आ जाएगी? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आर की वैल्यू ये आएगी। और थीटा, जो थीटा में अगर निकालना होता है तो हम कैसे करेंगे? टेन इनवर्स वाई को एक्स।
ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में बता दिया, और हमारे पोलर फॉर्म में भी। अगर हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना तो इस तरह से करते हैं। दोनों ही कोऑर्डिनेट आप यूज कर सकते हैं, वो कंडीशन देखनी पड़ती है। ओके, अब 3D की बात करेंगे। 3D में हमारा क्या होगा, अब दो तरह की 3D में हमारे दो तरह के कोऑर्डिनेट आते हैं, एक तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की, तो वो तो एक्स वाई जेड ही होंगे तीनों में, दोनों में। लेकिन हम बात करें पोलर फॉर्म में, तो इसमें क्या जाते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स रो थीटा जेड सिलेंड्रिकल में, और इसमें जो आपका स्फेरिकल है इसमें आर थीटा फाई। तो हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कार्टेशियन फॉर्म से हम पोलर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं। फॉर पहले हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए देखेंगे, एक्स इज इक्वल टू रो कोस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो एक्स है वो किसके इक्वल होगा, रो कोस थीटा के। वाई जो है रो साइन थीटा के, और जेड जो है जेड के ही इक्वल रहेगा। तो इससे हम रो की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, दोनों के क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे और ऐड कर देंगे। इसी तरह हम साइन वाई अपॉन में एक्स कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा से हम थीटा निकाल सकते हैं, या फिर साइन के फॉर्म में निकालना चाहते हो तो फिर हम वाई अपॉन रो कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमें उनकी पोजीशन बतानी हो, तो हम उसको कैसे बताएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम से। जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट होंगे उतने ही हमारे क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मीन्स अगर हमारा एक पार्टिकल है तो वो मतलब फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सेट ऑफ कितना होगा, 3 कोऑर्डिनेट का, मतलब एक्स वाई जेड। फॉर वन पार्टिकल, हमें एक पार्टिकल की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, तो उसको हम सेट की फॉर्म में बोल देते हैं, अ सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स विच इज एक्स वाई जेड। ये हमारा एक सेट है, कितने, 3 कोऑर्डिनेट का। और इसमें हम अगर इसको बताएं तो कितने हमारे टोटल कोऑर्डिनेट है, 3 अब 2 पार्टिकल के लिए। इसमें एक सेट का बात हो रही थी, इसमें कितने आ जाएंगे, हमारे 2 सेट हो जाएंगे। तो 2 सेट में हमारे कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 6 कोऑर्डिनेट, मतलब इसका डबल आ गया, x1 y1 z1 एंड x2 y2 z। मतलब पहले वाले के हमारा 2 से मल्टीप्लाई करते कितना आ जाए, 6। इसी तरह से हम n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए निकालेंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तब हमारे कितने होंगे, n सेट बनेंगे, n सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई n, मतलब 3n। तो ये हमारे क्या थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये भी कंडीशन क्या थी, जब हमारा फ्री था हमारा जो पार्टिकल है मूव ऑन करने के लिए। लेकिन अगर हम उस पर कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं, ये तो हमारे विदाउट कॉन्स्टेंट्स थे, अगर हम कॉन्स्टेंट्स लगा देते हैं तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब कोऑर्डिनेट हमने विदाउट कॉन्स्टेंट तो पढ़ लिया, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब क्या करेंगे हम, अगर हम इस पर कॉन्स्टेंट्स लगा दें, कॉन्स्टेंट्स अभी फिलहाल के लिए समझो कि एक लिमिट लगा दी, तो हमारे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके लिए वो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल 3n माइनस के इज कॉन्स्टेंट्स। जितने हम कॉन्स्टेंट्स मतलब जितने हम लिमिट लगाएंगे वो यहाँ पे रखते जाएंगे और हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम आता जाएगा। मान लिया हमारी कोई एक बीट है, अबेकस में देखी होगी, उसमें वायर होती है, उसमें छोटी छोटी बीट्स होती हैं। हमने एक वायर इसमें से एक ले लिया है समझाने के लिए, एक वायर, तो इसमें एक बीट है, तो हमने कह दिया कि ना एक्स और वाई
वाई और जेड हमारा 0, मतलब वाई में भी मूव कर सकता है और जेड में मूव नहीं कर सकता। तो हमारे हमने कितनी कॉन्स्टेंट्स लगा दी, 2 कॉन्स्टेंट्स लगा दी। अब ये किस में मूव कर रहा होगी, एक्स किस में मूव कर सकता है होगी, एक्स में। तो अब हमने कांस्टेंट लगाई, तो अब इसका हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। तो कितना हमारा पार्टिकल कितने हैं, एक, तो n की वैल्यू कितनी है, 1। f कांस्टेंट्स कितनी लगाई हमने, 2। तो यहाँ पे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 1। तो इसी तरह से हम अगर कांस्टेंट्स लगाते जाएंगे तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक पेंडुलम। अभी पेंडुलम है, हमने किसी रिजिड सपोर्ट से इसको अटैच किया हुआ है, तो इसकी लेंथ जो हमारी कांस्टेंट है और ये मूव भी हमारा कितनी इतनी ही लेंथ में कर सकता है। 2 हमारी कांस्टेंट होगी, तो इसकी क्या है हमारा कि इसकी जो लेंथ है वो फिक्स है, ठीक है, और जो ये मूव करेगा इसी आर्क में करता रहेगा, ये भी हमारा क्या है एक तरह से एल जब लगा देते हैं तो इतनी ही लेंथ तक हमारा ये मूव ऑन करेगा। तो ये 2 हमारी क्या आ गई इसकी कॉन्स्टेंट से लगा दी हमने, इस पर के क्या आ गई 2 कॉन्स्टेंट्स, और लेंथ हमारी क्या होगी इस पर फिक्स हो गई है। तो 2 हमारे कॉन्स्टेंट आ गए, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकाल देंगे, पार्टिकल हमारे यहाँ पे भी 1 है, मतलब बॉब जो है इसका भी सेम यही 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम बहुत से एग्जाम्पल है। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में विदाउट कॉन्स्टेंट्स भी पता चलेगा और कॉन्स्टेंट्स से भी हमें पता चलेगा, तो हम कैसे निकालेंगे। अब हम हमारा टॉपिक जो है कॉन्स्टेंट्स पे आते हैं। द कॉन्स्टेंट्स हमारा मेन टॉपिक यही था। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ अ सिस्टम आर कॉल्ड constraints and the motion said to be constant motion। मतलब अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम हमारा मूव कर रहा है तो हम उस पर कोई लिमिट लगाते हैं, कोई उसको मतलब कि हम इतना एरिया दे देते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं घूम सकता, तो हम लिमिट लगाना किसी भी मोशन पे वो हमारा क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट्स। तो जो जिस मोशन पे हमने लिमिट लगाई है वो ही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्स्टेंट मोशन। अब इसकी कॉन्स्टेंट का और एक इजी से हम समझ सकते हैं, मान लिया हम एक छोटा बच्चा है, हम उसको कहेंगे कि चॉकलेट ओनली 2 ही खानी है, उससे ऊपर नहीं खानी, तो हमने उस पर क्या लगा दिया एक तरह से कॉन्स्टेंट से। मछली है जैसे हमारे फिश होती है, उसमें हम क्या होते हैं, तो वो अपने समुद्र में घूमे और एक हमने उसको ला के एक्वेरियम में रख दिया, तो उससे क्या होगा, उसका जो है एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो उस पर हमने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी कि वो फिश इधर से ही इसमें ही क्या कर सकती है, वो मूव कर सकती है, तो वो क्या होंगे हमारे कॉन्स्टेंट्स। इस तरह से डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। मान लीजिए हमारा कोई बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स है, इसमें क्या हमारे पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स लगा दूँ, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली मूव तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है, इसके ओनली इस बॉक्स के अंदर ही मूव कर सकते हैं। तो ये क्या हमारी कॉन्स्टेंट्स लगा दी हमने उनके पार्टिकल के ऊपर की, इतने ही एरिया में या वॉल्यूम में वो मूव कर सकते हैं।
ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, बीट्स हैं, हम पहले तो बीज ऐसे मतलब डालते हैं तो वो क्या है, फ्री मूव करने के लिए फ्री है, बट जैसे ही हमने उसको किसी वायर में डाल दिया तो क्या हो गया कि उस पर क्या लगी, एक तरह से कॉन्स्टेंट, कि वो इसी ही वायर में ही मूव कर सकता है। तो ये क्या है, हमारे कॉन्स्टेंट्स के एग्जांपल्स हैं। और अब हम कॉन्स्टेंट्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो टाइप्स में हम बता, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, कितने टाइप के, हमने इसको पेयर में बनाया है, 4 पेयर होते हैं। अब देखो, फर्स्ट इज होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स। ये हमारे फर्स्ट पेयर में लेंगे क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं थोड़ा, इसलिए हमने इनको क्या बनाना है, पेयर में हमने इनको करा है। तो सेकंड इज स्केलरोनोमिक कॉन्स्टेंट्स और रियोनोमस कॉन्स्टेंट्स। फिर कंजर्वेटिव कॉन्स्टेंट्स थर्ड में, और हमारा डिसिपेटिव कॉन्स्टेंट्स, फिर यूनिलेटरल कॉन्स्टेंट्स और बायलेटरल कॉन्स्टेंट्स। ये सभी कॉन्स्टेंट्स क्या है, हमारे इसके टाइप हैं। एक तरह से हमने कितने पार्ट्स में इसको करा है, 4 पार्ट्स में। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इनके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स और नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स, डिटेल में अभी पढ़ते हैं। होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स कौन से होंगे, जो इंडिपेंडेंट होंगे ओवर वेलोसिटी, जो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेंगे। और सेकंड इज, इसको हम इसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन में दो कंडीशन होगी हमारी, एक तो वेलोसिटी पे हमारा इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता, और दूसरा कि हम इसको इजीली हम इक्वेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लगाएं कि एक पार्टिकल है, ये हमारा पार्टिकल। अब पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो अगर इसकी रेडियस कितनी है, r, ये हमारा ये हमारे पार्टिकल ये लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर हमने कॉन्स्टेंट्स लगा दी कि ये इसी ही पाथ में ये मूव करेगा, इसी रेडियस हमारी क्या रहती है, फिक्स रहेगी, इसकी सर्कमफ्रेंस पे ही हमारा क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, r जो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी। तो इसका मतलब r को हम ये हमारा c कांस्टेंट, और इसको हम इधर ले आए c = 0, ये हमारी क्या आ गई, तो इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने किस में, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कि इस पर हमने क्या लगा दी है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि हमारा जो ये हमारी फिक्स रहेगी, और ये इसी ही उसमें क्या है, पाथ में मूव करेगा। तो इसकी दो क्या आ गई, हमारी कॉन्स्टेंट्स आ गई। तो f और पार्टिकल कितना हमारा 1 माइनस, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स कितनी लगी थी 2, तो इसके भी क्या आएगी नंबर, अगर हम पूछ ले डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा इसका 1। इसी तरह से हमारे एग्जांपल और भी पढ़ लेते हैं। एक तो ये था, एक हमारा बीट्स का पढ़ लेते हैं। सिंपल पेंडुलम में इसका एग्जांपल एक तरह से सिंपल पेंडुलम, इसको भी हमने रिजिड कोई स्पॉट है, इसके साथ हम सस्पेंड कर देते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो कांस्टेंट है l। तो ये इधर भी मूव करेगा तो इसकी l रहेगी, और ये इधर भी मूव करेगा तो ये l, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे कितने होंगे, 3n, और कांस्टेंट हमने कितनी लगा दी, तो होगी एक तो लेंथ, और एक हमने क्या कह दिया कि जो लेंथ है और एक हमारा जो सपोर्ट क्या है, हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये कांस्टेंट्स कितनी होगी हमारी, 2 होगी। तो पार्टिकल हमारा 1 था -2, ये इस पे क्या आ गई 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका क्या आया 1। तो एग्जाम
नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स से आते हैं। नॉन होलोनोमिक उसका जस्ट अपोजिट होता है इसका होलोनोमिक का। इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे, और हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसमें, इक्वेशन फॉर्म में। तो इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में क्या होगा, उसमें तो इक्वल जीरो आ रहा था, लेकिन इसमें इक्वल नहीं होता, या तो ग्रेटर देन या लेस देन, या फिर ग्रेटर देन, इक्वल एंड ग्रेटर, ये इस तरह से हमारे साइन आएंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं कि हम, ये क्या है, नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स। तो इसके जो एग्जांपल हैं, मान लिया एक सर्कल लेते हैं, इसमें कोई पार्टिकल्स हैं, इसमें हमने क्या रख दिया, बहुत सारे पार्टिकल, और हमने क्या करना है, सभी पार्टिकल के हमें क्या है, रेडियस, मतलब किस डिस्टेंस पे वो मूव ऑन कर रहे हैं, तो वो हमें पता लगाना है। मान इसकी रेडियस जो है कैपिटल आर, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल हैं इसके अंदर है, वो या तो इस तरह से या इस तरह से, इस तरह से या इस तरह से क्या कर रहे हैं, मूव। इसके जो मान लिया R1 डिस्टेंस, इसकी R2, R3 और R4, ये सभी जो R हैं, ये स्मॉल किससे होंगी, R से, या इक्वल भी हो सकती है, मतलब कोई पार्टिकल हमारा इसके उस पर भी लाई कर सकता है। मतलब क्या है, सारी ही कंडीशन होगी। क्या इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, R ग्रेटर देन एंड इक्वल हो सकता है किसके, R के, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल और क्या मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स हमने क्या करें, एक स्फीयर के अंदर रखे हैं। तो इसके जो ये मॉलिक्यूल हैं, सॉरी पार्टिकल हैं, वो इसके यहाँ पे भी सर्कमफ्रेंस पे भी मूव कर सकते हैं, या इसके अंदर रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हमने सबकी क्या बता दी कि जो ये पार्टिकल है, इनकी डिस्टेंस से मतलब कहाँ से जा सकती है, रेडियस तक, और इसके अंदर जितने भी हैं या तो छोटी होंगी या फिर इसके बराबर, ठीक है। इसी तरह हम एक बॉक्स का एग्जांपल ले सकते हैं। बॉक्स में हमने पार्टिकल्स रख दिए हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल हैं इस बॉक्स के अंदर, तो वो किस तरह से हम एक्स एक्सिस पे हम इसको दिखाते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये हमारी इसकी क्या मान लेते हैं, लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, ठीक। इसमें जो पार्टिकल होंगे वो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, एक्स एक्सिस में हम कैसे कह सकते हैं कि जो पार्टिकल मूव करेगा वो इस लेंथ के अंदर अंदर या लेंथ के इक्वल हो सकता है, लेंथ के इक्वल या लेंथ से। इसी तरह से हम वाई एक्सिस के लिए, इसी तरह हम जेड एक्सिस के लिए निकालेंगे, वाई जेड। वाई पे हमारा क्या है, एच कोऑर्डिनेट है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एच, ये हमारे टी। तो ये क्या होगी, हमारी कॉन्स्टेंट्स रखी है कि इस हाइट तक ही इसमें पार्टिकल क्या कर सकता है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह से, और जेड के। ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए नॉन होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स के। हमारा स्केलरोनोमिक कॉन्स्टेंट्स है, तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि ये इंडिपेंडेंट होता है हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम उसको क्या डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, ऑब्वियस सी बात होगी किसके इक्वल आएगा, जीरो, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो। तो अब आता है कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं हमारे, एक हमारा सिंपल जो पेंडुलम होता है उसको हम एक फिक्स स्पॉट के साथ सस्पेंड करें या हैंग करें, तो उसको ये हम क्या बोलते हैं, स्केलरोनोमिक कॉन्स्टेंट का एग्जाम्पल हो गया। और एक और हमारा क्या कहते हैं कि अगर हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस पे ही हमारा पार्टिकल मूव कर सकता है, तो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाता है, स्केलरोनोमिक कॉन्स्टेंट्स। अब आता है रियोनोमस।
कॉन्स्टेंट्स में क्या आएगा कि ये जो है डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे, डिपेंड ऑन टाइम। और इसके जो अगर ये टाइम पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन को, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो फंक्शन है किसका, हमारा टाइम का। तो हम किसी अगर टाइम का है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो नॉट इक्वल टू जीरो। इसका जो एग्जांपल होगा, अगर हम सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड करें विद वेरिएबल लेंथ, या फिर हम बोल सकते हैं मूविंग सपोर्ट। सिंपल पेंडुलम को हम अगर वेरिएबल लेंथ क्या बोल सकते हैं, या फिर कहते हैं कि मूविंग सपोर्ट के साथ हम अटैच करते हैं, तो वो हमारा किसका एग्जांपल बन जाता है, रियोनोमस कॉन्स्टेंट्स। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट कंजर्वेटिव कॉन्स्टेंट्स कौन से होंगे, अगर हमारा जो कॉन्स्टेंट्स है, हमने कॉन्स्टेंट्स अप्लाई किया उसके ऊपर कि कोई भी की उसमें लिमिटेशन लगाती है, वो हमारा वर्क नहीं करता मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे या सिस्टम पे, तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। क्या कि अगर फोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स डू नॉट डू एनी वर्क, देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। ये इसके एग्जांपल हमारा हो सकता है कि जो सिंपल पेंडुलम है हमारा फिक्स सपोर्ट के साथ हमारा क्या करते हैं, हम सस्पेंड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, कंजर्वेटिव कॉन्स्टेंट्स। अब आता है डिसिपेटिव कॉन्स्टेंट्स में क्या आ जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट, डिसिपेटिव कॉन्स्टेंट्स। अगर हमारा कॉन्स्टेंट्स क्या करता है, वर्क करता है, और क्या हो जाएगा, अगर हमने जो फोर्स या कॉन्स्टेंट्स अप्लाई की है वो अगर हमारे सिस्टम के ऊपर काम कर रही है, तो हमारी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या रहेगी, नॉट कंजर्व्ड, वो कंजर्व नहीं रहेगी। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर हम पेंडुलम को हम मूवेबल सपोर्ट के साथ उसको हैंग करते हैं, तो वो क्या कहलाता, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, हमारा डिसिपेटिव कॉन्स्टेंट्स। यूनिलैटरल कॉन्स्टेंट्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है, यूनि मतलब वन साइडेड कॉन्स्टेंट्स, मतलब एक साइड पे हम क्या लगाते हैं, कॉन्स्टेंट्स। तो इसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, डिस्क्राइब बाय एन इनइक्वालिटी फॉर्म। इसको हमेशा हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, इनइक्वालिटी फॉर्म में। मीन्स अगर हमारे को क्या बोलते हैं, हमने सर्कल लिया और इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स हैं, तो वे फ्री हैं, कहाँ पर मूव कर सकते हैं, वो या तो इसके सर्कमफ्रेंस पे या इसके अंदर, जैसे भी चाहे वो फ्री है मूव करने के लिए। तो इसको R1 R2 R3 इस तरह से हमने वो कर दिया। कॉन्स्टेंट्स हमारी क्या थी, एक तरह से कि ये मूव कर सकता है, R फिक्स जो है इसकी R क्या है, ये फिक्स है इसकी सर्कल की, तो ये हमारी एक कॉन्स्टेंट होगी। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R जो स्मॉल r है वो हमारी इससे लेस और ग्रेट इस तरह रहेगी। जो r है वो हमेशा कैपिटल R है, जो रेडियस है उससे या तो ये जो पार्टिकल की डिस्टेंस है या तो इसके इक्वल रहेगी या फिर इससे छोटी रहेगी। तो ये क्या होगी, हमारी इनइक्वालिटी फॉर्म, ये क्या होती है, हमारी इनइक्वालिटी फॉर्म। तो इस तरह से हमारे जो भी अगर कॉन्स्टेंट्स लगाते हैं तो उसमें इनइक्वालिटी फॉर्म में हम जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही क्या कहता है, हमारा यूनिलैटरल कॉन्स्टेंट्स। इसमें क्या होता है, हम बाइलैटरल कॉन्स्टेंट्स में क्या होगा कि तुम्हारा टू साइडेड कॉन्स्टेंट्स होगा, मतलब कि दो साइड पे हमारा क्या लग जाएगा, कॉन्स्टेंट्स लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बाइलैटरल कॉन्स्टेंट्स। इसके एग्जांपल हमारा सकता है सिंपल पेंडुलम, और सिंपल पेंडुलम हमारे इसके एग्जांपल है, या फिर हम कह सकते हैं कि
अगर हमारा पार्टिकल ओनली मूव कर सकता है किसके ऊपर, इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर। तो ये हमारे होंगे बायलैटरल कंस्ट्रेंट्स के एग्जांपल। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू सो मच। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।